यहाँ जो सभी पार्टियां एकजुट हों, विपक्ष पूरा एकजुट हो देश हित में, और एक के बदले एक कैंडिडेट लाए। 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक्चुअली अपना नाम बताते हैं। मैं गुरजीत सिंह पन्नू, दिवदिवा फार्म, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने कोरोना काल में ही सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने संबंधित कई बार सुझाव दिए थे। उनसे कहा था हमें बुलाइए और हम आपको पूरा सिस्टम देते हैं जिससे कि देश हित में काम हो सके, आधारभूत सुविधाओं की बहाली हो सके। लेकिन हम लगातार इनको पत्र लिखते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सत्तारूढ़ पार्टी के अतिरिक्त हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखा था, वित्त मंत्री को लिखा था, गृह मंत्री को लिखा था, रक्षा मंत्री को लिखा था, परिवहन मंत्री को लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भी लिखा था, राहुल गांधी को भी लिखा था, सोनिया गांधी जी को लिखा था, प्रियंका गांधी को लिखा था, अखिलेश यादव जी को लिखा था, अरविंद केजरीवाल को लिखा था, ममता बनर्जी को लिखा था। जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमने सभी को पत्र लिखे थे। लगभग हमने 41 लोगों को ये ज्ञापन दिया था, लेकिन ना तो पक्ष ने कोई सुनवाई की ना विपक्ष ने कोई सुनवाई की। आज की स्थिति में देश की हालत बहुत खराब है। हमने जो सिस्टम बनाया है बेसिकली हम लोग सभी के भले के उसमें चलते हैं। मैं विपक्षी पार्टियों को आह्वान करता हूं कि वो एकजुट हो। हम जो चीजें बता रहे हैं, इन चीजों की हम गारंटी देते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में लाएं और जनता के बीच में जाएं और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएं और इन चीजों को लागू करें और देश हित में काम हो सके। इसमें बेसिकली जो चीजें हैं उसमें हमने कुछ चीजें और भी ऐड की हैं। जैसे शुरू में हमने 2 सिस्टम बना के दिए थे इनको। उसमें पहले सिस्टम में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 960 करोड़ रुपए दिए जाने थे। 543 लोकसभा क्षेत्र है, टोटल 5,21,280 करोड़ रुपए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाने थे क्योंकि ये हमारा गृह जनपद है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के लिए 2,005 करोड़ रुपए दिए जाने थे क्योंकि ये भी हमारा गृह जनपद है। 3,30,702 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर मिल जाते इससे, और इससे इनका जो इनकम टैक्स है उसमें 1,02,675.6 करोड़ रुपए की हर साल वृद्धि होगी। अगर हम उसको हेल्थ सेक्टर पे खर्च करें तो 189.09 करोड़ प्रतिवर्ष दिए जा सकते हैं, और हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल के हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जा सकती हैं। और दूसरा हमारा ये था कि हम लोग 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं जिससे सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, और इससे सरकार को प्रतिवर्ष 24 से 25 लाख करोड़ की आमदनी होगी। अगर हम इन योजनाओं में इनको देश की किसी संपत्ति को बेचना नहीं है, किसी चीज को नीलाम नहीं करना है, और जो इकोनॉमी चल रही है उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना है। जैसे जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देती है जिससे ये इनको कमाई होती है, जिससे ये ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे हवाई जहाजों में घूमते हैं और पूरी मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। जनता को जो काम होने चाहिए उसके प्रति कोई सुनवाई नहीं होती है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने जो प्रधानमंत्री हैं या उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब जनता के नौकर हैं, क्योंकि पैसा जनता का है, वोट जनता का है, मालिक जनता है, लेकिन मालिक को नौकर से भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये हम देश हित में बातें कहना चाह रहे थे। मैं सभी विपक्षी पार्टियों को आह्वान करता हूं, एक के बदले जहां जो भी पार्टी स्ट्रांग हो, आपसी भेदभाव बुला के एक के बदले एक कैंडिडेट खड़ा करें, उसकी सभी पार्टियां मदद करें। हमारी जो चीजें हैं इनको मैनिफेस्टो में डालें, जनता के बीच में जाएं, जनता की राय लें, जनता क्या चाहती है उनकी राय लेके काम किया जाए। जैसे इन्होंने ऐप तो बना दिए हैं लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। ये टोल टैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं। मैं ये सब चीजें आपको इसके अंदर सिलसिलेवार बता देता हूं। कुल मिला के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है,
ये कहते हैं हमने सड़कें बना दी। अगर आप वहां से गुड़गांव से अगर आप इधर को आओगे डासना की तरफ, जो पेरीफेरा बना है वहां पे इतने तगड़े तगड़े बम्प हैं कि गाड़ी वहां चल नहीं पाती है, और टोल टैक्स इतना ज्यादा है कि पूछो मत। अगर आपने रोड बनाई तो उसे बढ़िया बनाओ ना। कोई तो दायरा 30 किलोमीटर दूर के, यहाँ तो हर 30 किलोमीटर दूर पे टोल है। नहीं, हमने ये कहा था 100 किलोमीटर दूर का होना चाहिए। हाँ, वही मैंने इसमें कहा है, सब चीजें मैंने कहा, मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ। हमारा इनका कॉन्सेप्ट सभी के भले का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी। दूसरा, आधारभूत सुविधाएं, पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली, विद्युत आपूर्ति सस्ती दरों पे, पानी, पीने का पानी, पानी की निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण। बेसिक इन्हीं चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। 50 करोड़ लोगों को रोजगार, 10 लाख करोड़ किसानों के लिए, 45 लाख करोड़ प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की बहाली के लिए मिल सकते हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स स्तर का हॉस्पिटल बन सकता है। अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। ये जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि जनता का वोट है, जनता का पैसा है, मालिक भी जनता ही है। नफरत की राजनीति बंद की जाएगी, चाटुकार पत्रकारिता बंद की जाएगी, किसी भी व्यक्ति को धर्म व लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। टोल टैक्स में 25% की कमी की जाएगी। टोल टैक्स जनता की सुविधा के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं है। टोल टैक्स में आवागमन की सुविधा बेहतर की जाएगी। जैसे वहां पे जाम लग जाते हैं, लोगों को आधा आधा घंटा, 15-15, कई टोल वो बंद रखते हैं, 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहना पड़ता है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं, आदमी पैसा भी दे रहा है, सिरदर्दियां भी ले रहा है और लड़ाई झगड़े भी कर रहा है। वहां पे वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। वहां पे एक तो आप परेशान होते हो, आप टोल भी दे रहे हो, ऊपर से लोगों की बदतमीजी भी सह रहे हो। और टोल की दूरी न्यूनतम 100 किलोमीटर की जाएगी। अनावश्यक टोलों को बंद किया जाएगा। गति सीमा हाईवे पे 100 से 120 और जो एक्सप्रेस वे है 100 से 150। ये कहीं 90 कर देते हैं, कहीं 80 कर देते हैं, है कोई सेंस नहीं बनता है। भाई हाईवे किस लिए बनाए हैं? वो सिर्फ पैसे बटोरने के चक्कर में, हमने चालान करना, पैसे बटोरने, चालान करना, पैसे बटोरने। भारत की समस्त नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ व सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। महंगाई कम करना, पर्यावरण, इमारती लकड़ी, जैसे किसान पॉपुलर लगाते हैं, सफेदा लगाते हैं, उनका जब वो काटने का टाइम आता है तो उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। हाँ, उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण अच्छा और जंगल का एरिया बढ़ेगा और किसानों को भी इनकम हो जाएगी। क्योंकि ये फसल 6-7 साल की फसल है, 6 साल के लिए अगर आदमी करता फिर आगे बढ़ा लेता है, जब उसे इनकम अच्छी होती है तो इससे जंगलात का एरिया भी बढ़ जाएगा। जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर निराकरण किया जाएगा और तत्काल निराकरण किया जाएगा। ये कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि कागजों में निपट रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा, इसको बंद किया जाएगा। शस्त्र नीति आसान बनाई जाएगी, शस्त्र का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा शस्त्र नीति आसान की जाएगी। जो इन्होंने 30 साल शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है उसे बहाल किया जाएगा विदाउट एनी उसके। और इसके लिए अलग से मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जैसे रिवॉल्वर के लिए 1.5 लाख हो जाए, राइफल के लिए 1 लाख हो जाए, सरकार और 50,000 रुपये डबल बैरल के लिए हो जाए। कैसे आपने शस्त्र रखना है, उसका यूज कैसे करना है, और जो ये अधिकारियों की रिश्वत बंद करके सरकार को इनकम हो जाएगी, तो जिसको जनहित में खर्च किया जा सकता है। वाहनों की वैधता 15 साल तक के लिए, वो ऑल ओवर इंडिया में 15 साल चलेंगे और उनकी फिटनेस की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद अगर उसकी चलने की स्थिति है तो उसे 6 साल के लिए लगातार रिन्यूअल मिल जाना चाहिए, क्योंकि लोग हर साल 10 साल बाद कोई भी आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता है। और ये जो रास्ते में खामखा रोक लेते हैं पैसे बनाने के चक्कर में, ये बंद किया जाएगा। भी अगर कोई गलत चल रहा है, वो गलत कर रहा है, तो उसको रोक के करिए, वैसे उसका चालान उसके घर आ जाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, उस हिसाब से सिस्टम बनाया जाएगा। जनता की इच्छा के अनुरूप, जनता के बीच में जाके जनता की इच्छा के अनुरूप एजेंडा तैयार किया जाएगा, उसे जमीनी स्तर पे लागू किया जाएगा। गांव व शहरों में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो आवारा पशु हैं उनके लिए हर एक गांव में एक सिस्टम बना के उनका निस्तारण किया जाएगा। रोडों के ऊपर आवारा पशु नहीं रहेंगे। और जो रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं उनके अंदर पशुपालन बंद किया जाएगा,
क्योंकि इससे आपस में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, पूरा गंदगी फैल जाती है। ब्लॉक होती है। हाँ जी। चाटुकारिता व चमचागिरी की राजनीति बंद की जाएगी। सेना पर राजनीति नहीं की जाएगी। सेना को सशक्त बनाया जाएगा। सेना पर राजनीति रोटियां नहीं सेकी जाएंगी, इसे बंद किया जाएगा। रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल के दाम कम किए जाएंगे। देश हित में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक सुझाव देने पर उसको उचित इनाम दिया जाएगा, जिससे वो देश हित में होता है, वो लागू होता है, उसकी तुरंत सुनवाई होगी। जैसे हमने सुझाव दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो कोई भी होगा, अगर कोई सुझाव देता है वो देश हित में होगा और वो लागू किया जा सकता है, कारगर किया जा सकता है, तो उसे उचित प्रतिफल भी दिया जाएगा। गुरजीत सिंह पन्नू की सरकार कौन सी, ये तो बता दें। सरकार विपक्ष की सरकार बनेगी। पूरा विपक्ष मिलके एकजुट होके, अगर इनको नहीं उतारा गया तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। ये देश को बर्बाद कर देंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको सभी को इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करें। अगर समाजवादी पार्टी का कहीं बेहतर कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, उसे खड़ा करें। अच्छे कैंडिडेट लेके आए, एजुकेटेड कैंडिडेट लेके आए, क्रिमिनल कैंडिडेट ना लेके आए। अच्छे कैंडिडेट लेके आएंगे, एक के खिलाफ एक खड़ा करेंगे, सब लोग इकट्ठे होकर ये समझें कि हमने जैसे 1947 में देश को आजाद किया गया था, वैसे ही हमें इस देश को आजाद करना पड़ेगा। अगर ये और ज्यादा देर टिक गए तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से कुछ थोड़ा ना होगा। भाई आप, इन्होंने जब आए थे यहां पे, तब इन्होंने कुछ और ही बात की थी। तब तो ये कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास भी जोड़ दिया। लेकिन है क्या वास्तव में? है ये चीजें? तीनों में कोई सी चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ना विश्वास है, ना सबका साथ, ना सबका साथ है, ना विश्वास है, ना विकास है, कुछ भी नहीं है। उस वक्त कह रहे थे अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम हो जाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, काला धन आने से 15 से 20 लाख रुपया हर एक गरीब आदमी के अकाउंट में आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। बीजेपी ऑफिस तो बन गए हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं बने। ठीक है, अगर हॉस्पिटल पे खर्च किया जाता तो कोरोना काल में जो स्थिति हुई वो स्थिति नहीं होती है। और देश का प्रधानमंत्री क्या है, वो कहता मुझे गाली दे दी है, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, मैं जान बचा के भाग गया हूं। अरे भैया, आपके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी पे इतना खर्च हो रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे आप घूम रहे हैं, उसके बाद अगर आप अपने ही देश में अगर जान बचा के आ जा रहे हो तो आम आदमी का क्या होगा? और प्रधानमंत्री अगर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले रहा तो कहीं जाके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले लें। प्रधानमंत्री का एक व्यक्तित्व होता है, कद होता है, वो कहीं जाके कहता मुझे गाली दे दी है, कहीं कुछ कर दिया, कहीं ये मतलब प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। 2012 में जब ये आए थे तब तो कुछ और ही बातें करते थे, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच दिया, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। अब सैनिकों पे राजनीति कर रहे हैं, पुलवामा पे राजनीति कर रहे हैं, पुलवामा पे राजनीति करके अपनी सरकार ले आए। कौन जिम्मेदार है? भी सरकार, सवाल तो उससे किया जाएगा ना जो सरकार में होगा। और यहां हमारे यूपी में क्या हो रहा है भाई, अगर कोई क्रिमिनल है उसे बंधवा के मरवा दोगे, यही हो रहा है ना भाई। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसे सजा दो, कोर्ट है, सब चीजें हैं, सजा दो। और अदालतों को सशक्त बनाया जाएगा और वहां पे भ्रष्टाचार बंद किया जाएगा। अदालतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दोषी को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसा देते हैं। इन चीजों को बंद किया जाएगा। और वैसे जो होना चाहिए वो चीजें तो है नहीं, इसीलिए हम चाह रहे हैं, व्यथित होकर हम आए हैं, इनको कह रहे हैं भी ये हमारे से बात करें, पूरा विपक्ष। हम पन्नू जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये जो सुझाव है आपके पूरा देश मानेगा। अगर आपने मीडिया के जरिए ये देश हित में जारी किया है आपका सुझाव, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि देश इन सुझावों को मानेगा क्योंकि करेक्ट है। मगर इन लोगों के समझ में क्यों नहीं आता है जो ये कुर्सियों पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं? भाई साहब, पता नहीं, या तो इनकी हिम्मत नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है। हमें कोई जवाब नहीं देते हैं। ये जरूर कह देते हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनका ना हाँ में जवाब आता है, ना में जवाब आता है। और आपने तो टोटल इनको इनकम जनरेट करने के सुझाव भी दे दिए कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने आ जाएंगे, रोजगार, इनकम दोनों, और उसको आप डेवलपमेंट पे खर्च कर दो और हमारा देश 5 साल में ना भाई साहब अमेरिका, कनाडा के लेवल से ऊपर हो जाएगा। हम एजुकेशन फ्री दे सकते हैं, हम हेल्थ फ्री दे सकते हैं, और एजुकेशन को रोजगार परक बनाया जा सकता है।
आप 10th तक बेसिक एजुकेशन दो, उसके बाद आप बच्चा जिस उसमें जाना चाहता है उस लाइन में उसको डाल दो। 3 साल की आप ग्रेजुएट कर दो, 5 साल की 2 साल की मास्टर्स कर दो, तो बच्चा 20 साल का होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो इस देश को बहुत कुछ हो सकता है। इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुनवाई नहीं है। अच्छा, एक मेरा सवाल हो रहा है आपसे, इस भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस में लाने के लिए आपने क्या सुझाव दिया सरकार को? इसमें ऐसा है, जब जो भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, बिना रिश्वत के कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आप एक्चुअली हमारे लोगों में भी तो कमी है। हम अपना काम कराने के चक्कर में वो कर देते हैं, गलत काम कराने के चक्कर में, गलत वाले का काम हो जाता है, लेकिन सही वाला फंस जाता है। नहीं, कभी कभी तो सही काम कराने के भी पैसे देते हैं। अच्छा, हाँ, सही काम कराने के भी पैसे देने पड़ते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसको बंद किया जाएगा, उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। जो जैसा करता पाया गया उसे तुरंत उसको सजा का प्रावधान किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। अब ये जो काम हो रहे हैं ये सरकार की शय पे हो रहे हैं ना। भ्रष्टाचार किसकी शय में हो रहा है? अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि सरकार की रजामंदी के बगैर ये सब काम कर लेंगे। इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तभी ये हो पाता है। उनको हिस्से जाते हैं ना, तभी ऐसा करते हैं ना। अब एक बात बताइए, जब आप उनको हिस्सा नहीं देंगे तो आपकी चल जाएगी। अधिकारी की क्या हिम्मत है? किसी अधिकारी की हिम्मत है सरकार के खिलाफ चला जाए? भाई, जब सब कुछ पे तो इनका कब्जा है, मीडिया पे इनका कब्जा है, अदालतों पे इनका कब्जा है, अधिकारियों पे इनका कब्जा है। और ये जीतते भी कैसे हैं? अधिकारियों की बदौलत तो जीतते हैं। कोई इलेक्शन जीत जाता है, उसे सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है। और अब तो उल्टा हो गया, अब तो प्रशासन वोट नहीं डालने देता है। पहले प्रशासन जो है जागरूकता फैलाता था कि वोट करो, और आज उल्टा है, आज प्रशासन ही लोगों को वोट नहीं डालने देता। तो भाई सारी वीडियो सामने आई है, तो ये इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। तो इनको हटाना पड़ेगा ना। इनको जब तक हटाओगे नहीं तो फिर तो ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर देंगे। अंग्रेजों के जमाने में कम से कम ऐसा हाल तो नहीं होता था। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। ये तो देश को बेचे जा रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। एक बात बताइए, नोटबंदी में कितनी मौतें हुई हैं? कितना रोजगार चला गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है ना। है, किसान आंदोलन में कितने किसान मर गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहलवान बेटियां वहां बैठी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सुनवाई नहीं है ना। सुनवाई हो तो कौन बैठेगा धरने पे? और ये भी मैं कह रहा हूं कि बातचीत से तुरंत समस्या को हल किया जाएगा। धरने की प्रथा समाप्त की जाएगी। किसी को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी सुनवाई हो जाएगी तो आपको धरना देने की क्यों जरूरत पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी ना। और ये जो मौतें हुई हैं, अगर किसी और देश में होती ये चीजें तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार हठधर्मी भी पर अड़ी रहती है? क्योंकि पिछली बार किसानों ने जो है अपनी मांगों को लेकर 500 से ज्यादा, लगभग 700 शहादत दी, और ये पहले ही मान लेते तो माना तो इन्होंने बाद में। अरे तो वो हठधर्मी है ना। एक्चुअली ये पता क्या करते हैं, अगर ये कुछ गलत कर देते हैं उसको सही सिद्ध करने के लिए रैलियां कर देते हैं। भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। और जब आदमी गलती करता है, एक छोटा बच्चा भी जब गलती करता है ना तो उसे पता होता है कि मैंने गलती की है। तो अगर हम गलती करते हैं, हमें पता हम गलत है, हमें सुधार लेना चाहिए, तुरंत सुधार लेंगे, कोई बात ही नहीं होगी। वही बात, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं कहता हूं भैया मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, बात खत्म होगी ना। अगर मैं आपसे बहसबाजी करने पड़ूंगा, उसके पैरेलल एक चीज इकट्ठी कर दूंगा तो फिर दिक्कत होगी ना। तभी धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। गूंगी बहरी सरकारों के लिए क्या आखिरी लास्ट संदेश क्या है आपका? ऐसा मैसेज क्या है? मेरा ये है कि आप देश हित में काम करिए। ये तो नहीं करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप, हाँ, विपक्ष से उम्मीद है। जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। विपक्ष सब एकजुट हो, इकट्ठा हो, एक के बदले एक प्रत्याशी खड़े करें और अच्छे लोगों को टिकट दें, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दें, संवेदनशील लोगों को टिकट दें, जो जनता की तकलीफों के प्रति जवाबदेह हों, तो इस देश का भला हो सकता है। बाकी मैं ये सिस्टम दे रहा हूं, इसको आप अपने मैनिफेस्टो में लेके आइए। उसके बाद सब विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर एक साझा एजेंडा तैयार करिए। ये तो मैं अलग से दे रहा हूं। इसमें जो सरकार की आमदनी है उसमें से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, वो तो अलग विषय है। तो इस देश का कितना विकास हो जाएगा आप बता दीजिए। बहुत कुछ हो सकता है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा वहां पे एमपी नहीं होगा या हमारा वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं होगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम होगा। 543 की 543 लोकसभा क्षेत्र में काम होगा, सब बराबर होगा। सिर्फ
पहले वाले पोर्शन में दो, एक रामपुर जिले के लिए, एक उधम सिंह नगर जिले के लिए, क्योंकि ये मेरे गृह जनपद है इसलिए रखा गया है। बाकी सभी को समान तरीके से दिया गया है, क्योंकि चीज हमारी है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को तो सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए ना। अभी प्रधानमंत्री यहाँ से MP हैं तो वहां पे ज्यादा काम करते हैं ना, बाकी जगह तो वो कुछ करते ही नहीं है। बिल्कुल।